बड़े वादे वईद हुए हैं। नरेंद्र मोदी साहब हर रोज मुसलमान ममालिक के करीब आ रहे हैं। जिन ममालिक की पाकिस्तान के साथ अच्छी दोस्तियां होती थी या जो कश्मीर पे बोला करते थे, आज इंडिया और मलेशिया मिलकर चाइना का मुकाबला करना चाहते प्रधानमंत्री हैं। नरेंद्र मोदी जी नमस्कार। और आगे आपने ये भी सुना कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेरे भाई हैं। जब मैं प्रधानमंत्री नहीं था तब भी वो बहुत दयालु थे। हम व्यापक रणनीतिक साझेदारी को और बढ़ाने पर सहमत हुए हैं। दरअसल ये है मलेशिया के प्रधानमंत्री दातो सेरी अनवर बिन इब्राहिम, जिन्होंने अपने संबोधन की शुरुआत हिंदी में कर पूरे भारत एक ऐसी खबर जिसने पूरी दुनिया में धूम मचाई हुई है कि मलेशिया के जो प्राइम मिनिस्टर है वो 3 दिन के दौरे पर भारत पहुंच चुके हैं और जिस तरह से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने प्यार की जफ्फी डालकर उनका स्वागत किया। ये जो वीडियोस हैं, ये जो क्लिप्स हैं वायरल हो रही है। साथ साथ जो है गौतम बुद्धा के स्टैचू के सामने जो है तस्वीरें भी उतारी गई, जिसका इंडिया ने पूरी दुनिया को ये पैगाम दिया कि हम अमन को प्रमोट करने वाली जो है नेशन है। मलेशियन पीएम ने एक वर्ड यूज किया कि ब्रदरली इंडिया, मतलब कि इंडिया जो है हमारे लिए एक ब्रदरली नेशन है, दोस्त है। मोदी जो है मेरे दोस्त हैं, भाई हैं। और बहुत सारे एक थिंक टैंक में भी ये बात की गई है और कहा गया है मलेशियन वजीर आजम को कि वो पाकिस्तान की तरफ से ये जो दहशतगर्दी की बात की गई है। दूसरा ताड़ साहब, इंडिया और जापान का 2+2 डायलॉग हुआ है, जो काफी ज्यादा, जिसके ऊपर चर्चा भी है कि एक इशू चल रहा है कि इंडिया और जापान ने भी पाकिस्तान के हवाले से बात। हमें डिप्लोमेसी नजर आती है और इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है वो बहुत वो कौन सा कंट्री है देखें, यानी मुस्लिम उम्मा के कंट्रीज भी और दूसरे कंट्रीज भी, सुपर पावर्स भी, सबके सब हमें नजर आते हैं कि भारत के सबके साथ एंगेजमेंट इस वक्त हो रही है। तो सभी लैंड करते हुए नजर आ रहे हैं इंडिया के अंदर। कंट्रीज के रिलेशन बहुत ही बेहतरीन होने जा रहे हैं। बहुत ही मिलियंस ऑफ डॉलर की ट्रेड की आपस में डिस्कशन करने जा रहे हैं। पाकिस्तानी पब्लिक से पूछेंगे, हम 76 साल से कश्मीर करते रह गए और दुनिया के दूसरे कंट्रीज, इस्लामी कंट्रीज की मैं बात कर रहा हूँ, वो अपने रिलेशन दिन ब दिन इंडिया के साथ ना सिर्फ बेहतर कर रहे हैं, चाहे वो सऊदी अरेबिया हो, चाहे वो ईरान हो, चाहे वो अफगानिस्तान हो और अब चाहे वो फिर मलेशिया। हेलो, जय हिंद दोस्तों। एसपी न्यूज़ 91 में आपका स्वागत है दोस्तों। जैसे कि आपको पता ही है कि मलेशिया के पीएम जो हैं वो भारत के विजिट पर हैं और वहाँ पर उन्होंने नरेंद्र मोदी जी को गले लगाया और कहा कि मोदी मेरा भाई है और भारत से हमारे ब्रदरली नेशन है, मतलब बहुत अच्छे रिलेशन हैं। मैं आपको बता दूँ, जो कभी पाकिस्तान के जो ख़ास हुआ करते थे, जो भी देश जो कि मुस्लिम कंट्री हैं और पाकिस्तान के ख़ास हुआ करते थे, वो सभी लोग अब भारत की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। उसमें कहीं ना कहीं एक दिलचस्पी ये भी है कि आप इस बात से ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो कभी उसे कर्जा देते थे, उसके बुरे वक्त में काम आते थे और उनके साथ में कश्मीर का राग भी अलापते थे, अब वो धीरे धीरे पाकिस्तान से कटते जा रहे हैं। और इसमें खुद वजह रहा है पाकिस्तान। खुद पाकिस्तान की वजह से ही आज पाकिस्तान की ये हालत है कि उसके जो करीबी हैं वो भी उसकी सपोर्ट करने को तैयार नहीं हैं। तो दोस्तों, आगे इस पर पाकिस्तानी मीडिया क्या चर्चा कर रहा है, क्या ख्यालात हैं पाकिस्तानी मीडिया के, सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। आइए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये और इंडिया के अंदर इस वक्त तारड़ साहब बहुत सारे जो इंटरनेशनल डेलीगेट्स आए हुए हैं। उधर तारड़ साहब पाकिस्तान के अंदर हैरानगी होती है, ना तो कोई डेलीगेशन आता है, ना ही वहाँ पे कुछ चीज़ें, कोई ऐसी इंटरनेशनल सिग्निफिकेंस की चीज़ें हो रही हैं। दूसरा, पाकिस्तान के हवाले से इंटरनली बहुत कुछ हो रहा है। कभी हम सुनते हैं इंटरनेट बंद है, कभी हम देखते हैं कि वहाँ पे जो है वो पकड़ दकड़ हो रही है। कभी इमरान खान साहब जो है वो ऑक्सफोर्ड के लिए वो इलेक्शन लड़ रहे हैं। तारड़ साहब, ये दोनों मुल्क बिल्कुल ही अलग-अलग ही चल पड़े हैं। और ज़रा ये इस पे कमेंट कीजिएगा, ये जो मलेशिया और जापान ने जो पाकिस्तान का रेफरेंस दिया है टेररिज्म के हवाले से, इंडिया की डिप्लोमेसी काफ़ी कामयाब नज़र आ रही है कि वो हर मुल्क को कन्विंस कर लेता है। तारड़ साहब, क्या देखते हैं आप इस हवाले से? चीमा साहब, देखें, जिस तरीके से भारत मुसलसल, सबसे पहले तो उन्होंने ये सारी चीजें करने से पहले अपने आप को फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग किया है, क्योंकि उनको अंदाजा था कि इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी के लिए जरूरी होता है कि आप फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग, आप जिसको वो कहते थे, वो जिस तरह इंडिपेंडेंट अटॉनमी, स्ट्रेटेजिक अटॉनमी का लफ्ज जो है वो बार बार डॉक्टर जयशंकर साहब इस्तेमाल करते हैं और ही हैज अचीव्ड इट। मैं किस तरह बताना चाहूंगा किस तरह अचीव किया उन्होंने। अपनी मर्जी से रशिया से तेल लेना, जबकि एक दुनिया की एक सुपर पावर उसके ऊपर सैंक्शंस लगा रही हो, लेकिन अपने इंटरेस्ट के लिए रशिया से तेल लेना सबसे बड़ी मिसाल, सबसे बड़ी मिसाल। सारी दुनिया एक तरफ थी, दूसरी तरफ भारत ने अपने नेशनल इंटरेस्ट, अपने अवाम के इंटरेस्ट के लिए वहां से तेल लिया, एक बहुत बड़ी बात। उसके बाद आज अगर देखा जाए, आज करंट सिचुएशन,
मोदी साहब यूक्रेन जा रहे हैं, यूक्रेन की जंग इस वक्त अपने पीक पे जा रही है। रशियन टेरिटरी उन्होंने कैप्चर कर ली है, वहां पे उनका जो एटॉमिक प्लांट है उसके वो उस पे जो पहले कभी यूक्रेन का था वो वापस लेना चाहते हैं। इन सर्कमस्टांसेस में उनका यूक्रेन जाना, उसके बाद आपने बताया कि जापान के फॉरेन मिनिस्टर और उनके डिफेंस मिनिस्टर्स इन इंडिया, उसके बाद मलेशिया के अनवर इब्राहिम इज इन इंडिया, और उसके बाद जो अभी रिसेंट में देख रहा हूं कि वहां के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ साहब, ही इज कमिंग टू अमेरिका। तो वो अपनी फॉरेन पॉलिसी को किस तरीके से बैलेंस कर रहे हैं, जो किस तरीके से वो एक रीजनल सुपर पावर का लफ्ज मैं कहूंगा, बल्कि दे हैव प्रूवन देमसेल्फ एज अ रीजनल सुपर पावर। तो वो जिस तरीके से वो अपनी हर चीज बैलेंस कर रहे हैं, लेकिन उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहे। दूसरा उनका जो डायस्पोरा है, मैंने उनको डायस्पोरा कहना छोड़ दिया है, टेक्नोक्रेट्स कहता हूं। उनके टेक्नोक्रेट्स पूरी दुनिया के ऊपर जाके अपना नाम बनवा रहे हैं। आप दुनिया का कोई कंट्री देख लें जहां पे इंडियन टेक्नोक्रेट मौजूद नहीं है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर उनकी मास्टरी अब फ्यूचर में आएगी, वो एक नया रंग दिखाएगी, वे भी आपको देखने वाली बात है। मैं बल्कि आगे चल के आपको बात करना चाहूंगा डीएनसी के बारे में, जिस तरह कल यहाँ पे डेमोक्रेटिक नेशनल कन्वेंशन हो रहा है शिकागो में, बल्कि मैं आज सुबह किसी से मजाक कर रहा था कि वो उस पे बाइडेन साहब ने वर्ड बाय वर्ड स्पीच दी है, बड़ी तालियां बजी है, लेकिन मैं कल किसी से मजाक कर रहा था कि मुझे लगता है कि उनका जो स्पीच राइटर है वो भी भारतीय है। अमेरिका का सिटिंग प्रेसिडेंट एक सुपर पावर का एक लफ्ज भी नहीं लिख सकता जब तक उसको एक इंडियन टेक्नोक्रेट गाइड ना करे। तो आप इस चीज से अंदाजा लगा लें कि उनका दुनिया में इन्फ्लुएंस क्या है। कल उन्होंने खैर जो बात की, जिस तरीके से मैंने भी उनकी स्टेटमेंट पढ़ी है कि उन्होंने पाकिस्तान को पे फिर उन्होंने कहा है कि वहां पे अलकायदा, दाइश, आईसिस, लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद, सारी एलिगेशंस फिर लगाई हैं, और वाकई ही पिछले 6 महीनों में काफी अटैक कश्मीर वाले साइड से आए हैं। मैं अब सरप्राइज कि उसके ऊपर कुछ ज्यादा रिएक्शन नहीं था भारत की तरफ से। उसमें चीमा साहब जो अपना मुसलसल वो भारत एक चीज पे प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश करता है, जो चाइना के ऊपर, क्योंकि चाइना और रशिया अलायंस जो है वो एक दुनिया के लिए बहुत बड़ा चैलेंज बन चुका है, वो मसला अपने फ्लैक्स करते हैं, और उसको जिस तरीके से डॉक्टर जयशंकर काउंटर कर रहे हैं, मोदी साहब काउंटर कर रहे हैं, रिमार्केबल। वो जो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का लफ्ज बार बार उसको इस्तेमाल करते हैं, दे हैव जस्टिफाइड इट मेरे ख्याल। अब उससे दूसरी जो सबसे बड़ी खबर, आप पाकिस्तान का कंपैरिजन करना चाह रहे थे चीमा साहब, आज पाकिस्तान के हवाले से एक बहुत बड़ी खबर। आप तो कह रहे हैं ना कि वो ऑक्सफोर्ड का इलेक्शन लड़ रहे हैं, लेकिन खान साहब का आज एक नया इंटरव्यू मंजर पे आया है, जिसमें वो बरतानिया के वजीर आजम के मिन्नतें तरले कर रहे हैं, हकीकी आजादी मांग रहे हैं उन लोगों से जो सब कॉन्टिनेंट को बड़ा अरसा कॉलोनी बना के रखा है उन्होंने। मुझे नहीं पता कि हकीकी आजादी के माने क्या है, खान साहब की नजर में हकीकी आजादी क्या है, मेरी समझ से बाहर। लेकिन जनरल फैज के बाद जो एक पाकिस्तान एक क्राइसिस से निकल के दूसरी क्राइसिस में जा रहा है इस वक्त, मेरे ख्याल में, मैं तो खैर इस चीज के हक में था, जो जनरल फैज जो है उनके ऊपर जो चार्जेस हैं, ये जो कोर्ट मार्शल है, बल्कि मजीद कई लोगों के कोर्ट मार्शल की तैयारियां हो रही हैं, उसमें कई जुड़ी, कल बल्कि किसी की स्टेटमेंट थी कि हम सियासतदानों के बाद जजेस के ऊपर भी अपना शिकंजा सख्त करना मेरे ख्याल में होना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर सजा जजा का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। जो एक मनमानी चीजें करते हैं, कुछ लोग इस पे एतराज ये कर रहे हैं कि पहले ट्रेंड ये है कि एक वजीर आजम निकलता है तो वो पिछले वजीर आजम को जेल में देता है। अब नया प्रेसिडेंट कहीं सेट ना हो जाए कि एक आर्मी चीफ जो है पिछले आर्मी चीफ को जेल में दे दे और फिर अगला आए तो वो पिछले को दे दे। शायद ये भी एक क्या सराइयां ये भी हो रही है, मे बी पाकिस्तान इज मूविंग टुवर्ड्स दैट डायरेक्शन। लेकिन पाकिस्तान के जो हालात हैं चीमा साहब इस वक्त, कि खान साहब ने इंटरव्यू जेल से दिया है, वकला के जरिए 127 आर्टिकल लिखे जा चुके हैं, 127। रिमार्केबल। मैं नहीं समझता वो जेल है, जेल ही नहीं है। खान साहब ने उसके अंदर अपने इंटरव्यू जो रिसेंट भेजा है, उन्होंने रिक्वेस्ट की है फॉरेन मिनिस्टर से। खान साहब ने उसको कहा जी कि मुझे टेररिस्टों वाले सेल में रखा हुआ है, जहां सजाए मौत के लोग जो है उनको रखा जाता है। पता नहीं किस खूबसूरती से खान साहब ये सारी चीजें कह जाते हैं।
वहां एक्सरसाइज की मशीनें होती हैं, सजाए मौत की काल कोठरी के अंदर काफी मेकर होते हैं, वहां पे मुशक्ति मिलते हैं आपको, जिनके जरिए आप सेल फोन पे बैठ के सारा दिन व्हाट्सएप के साथ आप लंदन में आपने कम्युनिकेशन करें। क्या डेथ सेल में ये सहूलतें मौजूद है? किस खूबसूरती के साथ लोगों को ये बेवकूफ बनाते हैं और बन रहे हैं। कल ये खबर मुझे ये भी पता चला है, सुना है कि खान साहब की मीडिया टॉक के ऊपर पाबंदी लगाई जा रही है, और आज ये भी सुना है कि एक दूसरा सेल पकड़ा गया है आज, खवातीन अडियाला जेल के अंदर जो मैडम को सर्व कर रही थी, उनको भी एक दूसरा सेल पकड़ा गया है। क्या आप अभी तक इतने